Hello students, class 12, lesson 1, lecture 6, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि अभी तक जो इस सीरीज़ में अभी तक आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किए गए थे वो मिलते जुलते थे या वही टॉपिक्स थे जो हमने अपने फर्स्ट सीजन में आपको प्रोवाइड किए थे। तो कई स्टूडेंट सोच रहे थे कि वो चीज़ें हमारी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ से अब जो हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या करने जा रहे हैं ये नई चीज़ें हैं और आप इसे अच्छे से देखें। तो हम उसी से पुराने कंसेप्ट के लिंक को यहाँ पे ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसकी परिभाषा पे जाएं या इसके बारे में कुछ एक राय बनाएं, उससे पहले एक चीज़ समझ लें कि जो हमारा द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो किन बातों पे निर्भर करता है? तो दो बातों पे निर्भर करता है। पहला कि इन चार्ज की वैल्यू क्या है। जैसे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं इसके लिए, तो आप क्या देखते हैं कि इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आता है h की बात करें तो 4qa/r³ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर p, या फिर आप इसे कुछ और लिखते हैं। ठीक है, तो यदि इस फॉर्मूले की बात करें हम, तो हम देखते हैं एक द्विध्रुव, तो द्विध्रुव है तो हम बेसिकली किन बातों को पढ़ते हैं? उसके कारण वैद्युत क्षेत्र और उसके कारण वैद्युत बल। तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र और जो वैद्युत बल है, r तो एक नियत दूरी है, द्विध्रुव की चीजें क्या हैं? ये r का द्विध्रुव से लेना देना नहीं है, r तो एक दूरी है जो कहीं भी हो सकती है। द्विध्रुव किन चीजों पे निर्भर करता है जो द्विध्रुव की अपनी है? एक तो ये चार्ज q और दूसरा उनके बीच की दूरी। यानी कोई भी द्विध्रुव दो बातों पे निर्भर करता है। पहला कि उसके दोनों पोल्स, दोनों ध्रुवों पे जो आवेश है वो कितना कम है या कितना ज़्यादा है, और दूसरा उसके बीच की दूरी कितना ज़्यादा है। यदि मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन लें और एक प्रोटॉन लें, उनके बीच की दूरी मान लीजिए हमने रखी 1 एंगस्ट्रॉम, तब तो वो एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम एक प्रोटॉन लें और एक इलेक्ट्रॉन लें और उनके बीच की दूरी करें, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है, इसका कितना होता है प्लस और इसका होता है माइनस, और इनके बीच की जो दूरी जो 2a है उसको हम कर दें 1 मीटर, तो क्या ये एक द्विध्रुव बन रहा है? नहीं, क्योंकि द्विध्रुव की कंडीशन होती है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से बेहद करीब होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बेहद करीब है, ठीक, और मान लीजिए ये प्लस ई है और ये माइनस ई है, तो इसकी कुछ वैल्यू है। हम द्विध्रुव को और मजबूत कर देंगे। यहीं पे यदि हम 2 प्रोटॉन रख दें तो +2e और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन -2e। यानी द्विध्रुव जो है वो दो बातों पे निर्भर करता है। पहला कि इन चार्ज की वैल्यू कितनी है, कम या ज़्यादा, और दूसरा दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करें तो द्विध्रुव दो बातों पे निर्भर करता है। पहला आवेशों का परिमाण, ठीक है, कितना है, और दूसरी जो बात है वो है
आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, ठीक है, दूरी जो क्या है 2a और उनका परिमाण कितना है मॉड ऑफ q, ये प्लस q। तो दो बातों पे निर्भर करता है। अब हम गणितीय रूप में इसे कैसे लिखें? यदि आपसे कोई पूछता है कि ठीक है आप किन दो बातों पर निर्भर करता है, आप इन दो बातों को बता दो, लेकिन इसका हम फॉर्मूले में कैसे इस्तेमाल करें, तो उसके लिए हमें एक नई क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है, जिसे हम नया टर्म विद्युत द्विध्रुव डायपोल मोमेंट कहते हैं। कहते हैं कि सर जब ये P और 2a पे ही निर्भर करेगा, P और 2a पे ही निर्भर करेगा, तो एक क्वांटिटी बनाएं P क्रॉस 2a, ठीक है, और इसे हम कहेंगे द्विध्रुव का आघूर्ण और इसकी दिशा होती है यूनिट वेक्टर P में, ठीक। तो ये जो वेक्टर P है इसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, और सॉरी दिस इज नॉट P, दिस इज Q। ये है हमारा आवेश और ये आवेश के बीच की दूरी। तो इन्हीं दो राशियों पे निर्भर करता है, इन्हीं दोनों का गुणा कर दिए तो हमें एक नई राशि मिली जिसे हमने नाम दिया द्विध्रुव का आघूर्ण। आघूर्ण शब्द एक आया है, आघूर्ण इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट। मोमेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वस्तु के या किसी द्रव्यमान अथवा पिंड के घूमने की बात आती है। तो आगे हम देखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण में, द्विध्रुव में एक घूमने की विशेष क्षमता होती है एक विद्युत क्षेत्र के अंदर, जिसके कारण इसके इस प्रभाव को भी आघूर्ण की श्रेणी में रखा गया है और इसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो मुझे लगता है ये बातें आपको क्लियर होंगी। एक डेफिनेशन लिखें कि किसी निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण उसके ध्रुवता की माप है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने हेडिंग डाली है, तो फिर आपने एक परिभाषा लिखा कि किसी निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण उसके ध्रुवता की माप है। पूर्णविराम के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखें, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण निकाय के ध्रुवता को प्रदर्शित करता है। पूर्णविराम। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए और लिखिए कि आवेशों के परिमाण Q, आवेशों के परिमाण Q तथा उनके मध्य की दूरी 2a वाले एक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला। नीचे लिखें, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं -q से +q की ओर होती है। तो फिर नीचे लिखता हूँ ना, देखिए, इसलिए आप इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। p को किस रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में। फिर q 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2qa और दिशा किधर, ये आपका +q था, ये आपका -q, ये आपका सेंटर O
तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो ये जो दिशा है वही कौन सी दिशा है, वेक्टर पी या यूनिट वेक्टर पी। तो ये आपका इसका सदिश निरूपण हो गया। ठीक है, अब मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका देखिए, दो एक संख्या है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और A क्या है दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक क्या हुआ कूलाम इंटू मीटर। और तो लिखें वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, माफ करिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है तथा इसकी विमा, विमा कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, कूलाम इंटू मीटर, इसकी हमें विमा चाहिए। ठीक है, तो कूलाम किसका मात्रक होता है, विमा निकालना आपको आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विमाएं निकल जाती हैं। तो कूलाम, आप विद्युत धारा की परिभाषा जानते हैं, I इक्वल टू क्या होता है Q बाई T, जहां I का मात्रक होता है एम्पियर, I की विमा जिसे A से लिखते हो, Q मतलब कूलाम ही हमें चाहिए, और नीचे क्या है T है टाइम, और इसकी विमा होती है T, तो यानी C की विमा क्या हो जाएगी AT। ठीक है, अब C की विमा हो गई AT, यानी कूलाम की विमा हो गई AT, तो ये हमारा जो इसका मात्रक कितना था कूलाम इंटू मीटर, तो C की विमा हो गई AT और M की विमा हो गई मीटर है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है M L T A, ये होता है। तो सबसे पहले M तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, M है नहीं तो किसे लिखेंगे L A T। ठीक है, याद करने का अच्छा तरीका आप लाख याद कर सकते हैं। ठीक, एक तरीका और होता है लिखने का, जो कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करता है। लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे यम भी लिखना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड है, तो बिल्कुल आप यम लिख सकते हो, लेकिन उस पर एम का पावर कितना होगा 0, M0 L1 A1 T1 लिखने का ये भी एक तरीका हो गया स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा किसके बारे में, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। थैंक यू।